मुश्किल नजर आने लगी। अबू धाबी में आज 2 टाकरे होंगे। शाम 6 बजे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे मैच में रात 11 बजे मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। नए माली साल के बजट से मुताल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। बात करेंगे, अरबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब, कब होगा ये इजलास? हाजी मानू, वजीर आला सिंध अपने अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुंचे हैं और उन्होंने आते ही वतन वापसी पे सिंध के नए माली साल के बजट से मुताबिक अहम इजलास तलब किया गया है। वजीर आला हाउस के तर्जमान अब्दुल रशीद चन्ना के मुताबिक वजीर आला सिंध ने पूरी फाइनेंस टीम को बुला लिया है और आज के इजलास में बजट के कई अहम नुकात को हतमी शक्ल दी जाएगी। और इसके बाद वजीर आला सिंध ने जो है वो कोरोना टास्क फोर्स का भी हंगामी इजलास तलब किया है और इसके साथ साथ परसों उन्होंने सिंध काबीना का भी इजलास तलब किया गया है, जिसमें बजट की मंजूरी के बाद ये बजट जो है वो सिंध असेंबली में पेश कर दिया जाएगा। जी अरबाब, बहुत शुक्रिया आपका। बजट इजलास से पहले वज़ीर आला पंजाब की नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें हुई हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुस्तार को हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब का नया बजट तरक्की और खुशहाली का नया बाब रकम करेगा। सूबे की तारीख में तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया जा रहा है। हर जिले के लिए अलहदा तरक्याती पैकेज बनाया गया है। किसी जिले की हक तलफी नहीं होने देंगे। उस्मान बुस्तार ने कहा, तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेज करेंगे। अरकान असम्बली ने कहा, अवाम की खिदमत के सफर में आपके साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली मोहन सलाही कहते हैं, शुक्र है हुकूमत ने बजट में इंटरनेट पर टैक्स की तजवीज वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद सस्ता और हर जगह दस्तयाब हाई स्पीड इंटरनेट हर शोबे की जरूरत और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। उधर बलूचिस्तान में सालाना इंटर इम्तिहानात 22 जून से शुरू करने का फैसला किया गया है। बलूचिस्तान बोर्ड ने FA-FSC इम्तिहानात का स्केड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवारों से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। 25 मई को इंटर इम्तिहानात कोरोना के बाइस मुलतवी कर दिए गए थे। पाकिस्तान स्टील मिल वर्कशॉप से लाखों रुपए मालियत के पीतल और तांबे के रोल गायब होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि वर्कशॉप के करीब बड़ी गाड़ियों के टायर पर निशानात भी मौजूद हैं। कस्टम्स कोयटा की डेरा मुराद जमाली में नौताल कस्टम चेक पोस्ट पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। अंजुम वहाब हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। कहिएगा अंजुम। कस्टम कोयटा ने डेरा मुराद जमाली नौताल कस्टम चेक पोस्ट पर कार्रवाई की है। एक ट्रक से 10 करोड़ रुपए मालियत की 430 किलोग्राम चरस बरामद कर लिया। चीफ कलेक्टर कोयटा गुलरमान का बताना था कि नौताल चेक पोस्ट पर कार्रवाई के दौरान ट्रक से ब्रजी के नीचे खुफिया तरीके से छुपाई गई चरस बरामद कर ली गई है। यह चरस बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। खुफिया अदला बड़ी कार्रवाई की गई थी। ताहम ट्रक ड्राइवर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम। कराची के इलाके गिजरे खयाबान मोमिन में 2 ग्रोहों में झगड़ा और फायरिंग का तबादला हुआ। इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, बताइए। देखिए, गिजरी का इलाका खयाबान मोमिन है, जहाँ कब्रिस्तान के करीब बंगले पर कब्जे के तनाजे पर गोलियां चल गई हैं और 2 ग्रोहों में झगड़े के दौरान ये वाक़या पेश आया। SP क्लिफ्टन तौहीद मेमन का कहना है कि 2 पार्टियों में प्रॉपर्टी का तनाजा है। आज एक पार्टी जबरदस्ती बंगले पर कब्जा करना चाहती थी। इसी दौरान जो बंगले पर मौजूद सिक्योरिटी का अमला था उनमें और कब्जा करने वालों में पहले तर्क कलामी हुई और फिर दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद जो बंगले की दीवार पर भी बड़े हथियारों की गोलियां लगी। इस हवाले से मुलजिमान जैसे ही फरार होने लगे, पुलिस की पार्टी फौरी तौर पर पहुंची है और इन चारों को हिरासत में लेकर गिजरी थाने मुंतकिल किया है। SP क्लिफ्टन तौहीद मेमन का कहते हैं कि मुद्दई जो बंगला मौजूद है उसकी दरख्वास्त पे का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी नजीर, बहुत शुक्रिया। कराची लिए चले, नून लीग के रहनुमा इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही है। खजाना जो इस हुकूमत के 3 साल में चौथे वजीर खजाना है, उन्होंने बजट तकरीर भी की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये
بجٹ تقریر ہے جو آج سے 12 سال پہلے شوکت ترین صاحب نے پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے کی تھی. تو کوئی نئی بات نہیں ہے. صرف تقریر میں انہوں نے پچھلی حکومت کی کارکردگی پر تنقید ضرور کی ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ آج 3 سال گزرنے کے بعد بھی معیشت کا ہر پیمانہ 2018 کی مسلم لیگ نون کی حکومت سے کم ہے. کوئی پیرامیٹر ہو، کوئی اسٹیٹسٹک ہو، کسی حوالے سے آج آپ ملک کی معیشت کو دیکھیں تو وہ 2018 کی سطح سے کم ہے. یہ آج ملک کی حقیقت ہے. تو تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن حقائق بدلتے نہیں ہیں. آج جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر ہے، اور وہ جھوٹ ہے کہ حکومت کی آمدن کیا ہوگی. ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کی آمدن 5,829 ارب ہوگی. یہ وہی حکومت ہے جس نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ حکومت کی آمدن 5,555 ارب ہوگی اور آمدن 4,000 کو بھی نہ پہنچی تھی. اس حکومت نے اس سال جو آمدن کا تخمینہ لگایا تھا 19-20 میں، وہ 4,963 تھا، لیکن آمدن ہوئی 4,698، یعنی 300 ارب کم آمدن ہوئی. جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، ملک میں 1,200 ارب کے نئے ٹیکس لگے ہیں، اور جو ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے اور جو روپے کی قدر میں کمی کی گئی، یہ تمام ملا کر 2,200 ارب کی آمدن میں اضافہ بغیر اضافی محنت کیے ہو جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 سال بعد باوجود عوام پر 1,200 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کے، روپے کی قدر میں 35% کمی کرنے کے، اور آج 12% مہنگائی کے باوجود بھی صرف 800 ارب روپے کی اضافی رقم 3 سال میں حاصل کی جا چکی. تو سوال یہ ہے کہ آپ جو آج 1,150 ارب کی اضافی آمدن کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آمدن کہاں سے آئے گی؟ یہ اصل سوال ہے. آپ جو 24 ارب تمام بجٹ کا انحصار ملک کی آمدن کو 24 ارب کو 24% بڑھانے پہ ہے. آپ بجٹ تقریر دیکھ لیں، اس میں بار بار ذکر ہے کہ 24% آمدن بڑھائی جائے گی. یہ دعویٰ وہ لوگ کر رہے ہیں جو 3 سال میں مشترکہ طور پر 20% بھی آمدن نہ بڑھا سکے. ان کا دعویٰ 1 سال میں 24% آمدن بڑھانے کا ہے. اور بات یہ صرف یہاں رکتی نہیں ہے، بات صرف جھوٹ پر نہیں رکتی. بات جو اکاؤنٹنگ کا نظام ہے جس پر حکومت کا بجٹ بنایا جاتا ہے، اس پر بھی آج جو تبدیلی کی گئی جو غیر قانونی ہے، اس کو بھی بجٹ کا حصہ بنایا گیا. بجٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے 232
252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? मैं अपना सासा बेचूंगा और वो रकम मुझे मिलेगी। ये आपकी इनकम नहीं होती, असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जा सकती। ये अकाउंटिंग का मुरवजा असूल है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कौन से असासे बेचने की बात हो रही है? ये उन 2 पावर प्लांट्स को बेचने की बात हो रही है जिनको नवाज शरीफ ने लगाया था। ये 250 अरब जिसको आमदन में शामिल किया जा रहा है, जो कि आमदन नहीं है, ये नवाज शरीफ का तोहफा है। तो अब 1138 में से 250 तो निकल गए, अब पीछे रह गए 900। 900 की आमदन बढ़नी है। ये 900 की आमदन, इसके अंदर 570 अरब का प्रोविंशियल सरप्लस शामिल है कि सूबे पूरा खर्च नहीं करेंगे, 570 अरब की बचत हो जाएगी। यही वज़ीर खजाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है। सूबे कहां से पैसे देंगे डेवलपमेंट को कम करके, तो फिर ग्रोथ कहां से होगी? पिछले साल ये जो सरप्लस है, जो प्रोविंशियल था, ये 240 अरब था। इस दफा 570 अरब ये यहां से भी आमदन हासिल हो रही है। तो बात ये है कि क्या आप आज सूबों के तरक्याती बजट को कम करके इस बात के इन्हिसार कर रहे हैं कि हम कर्जे मजीद नहीं लेंगे? ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आज वफाक इस बात पर इन्हिसार कर रहा है कि सूबे अपना काम नहीं करेंगे और हमें फायदा पहुंच जाएगा। फिर बार बार कहा जाता है जी नए टैक्स नहीं लगेंगे, नए टैक्स नहीं लगेंगे। जरा आवाम को बता दें यार, आप नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? ये बुनियादी सवाल है कि क्या आप इस बजट में नए टैक्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? जो दस्तावेज सामने आई हैं उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है कि बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करेगी। ये सारे बजट की हकीकत है कि 250 अरब नवाज शरीफ का तोहफा, 570 अरब सूबों की तरक्याती बजट में कमी और 383 के नए टैक्स। यानी आपकी आमदन पिछले साल से बढ़ नहीं रही। आपने सिर्फ इन नंबरों की हेरा फेरी से आप इस मुल्क के अवाम को धोखा देना चाहते हैं। आप मुल्क के अवाम को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये जो 3 साल से आप झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, आज भी उसका तसलसल है। नए टैक्सेस किस पर लग रहे हैं? खाम तेल जो मुल्क में पेट्रोल डीजल बनाने के काम आता है, जिससे मुल्क के पावर प्लांट चलते हैं, LNG और RLNG जो एक जमाने में गाली समझी जाती थी, आज पता चला है कि सैकड़ों अरब का कैश फायदा LNG हर साल पाकिस्तान को देता है। अब केस भुगत रहे, हम भुगत लेंगे। आप अपना झूठ तो मान लें। इस मुल्क के मुजाहिदों से लेकर उसके आखिरी इंपोर्ट किए हुए मशीन तक ये कहते रहे कि जी मुल्क में LNG से बड़ा जुल्म कोई नहीं हुआ। आज पता चला है कि LNG से ज्यादा फायदा किसी चीज से नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। तो उस पर भी
17% का सेल्स टैक्स लगा दिया गया। टेलीफोन और SMS पर और इंटरनेट पर इजाफी टैक्स लगाया गया। अब वजीर साहब तो नहीं कहते, दूसरे वजीर कहते हैं जी वो हमने इंटरनेट से टैक्स हटा लिया है। भाई हमने लगाया था या नहीं लगाया था? अब कुछ खबरें हैं कि ये फोन पर भी नहीं लगाएंगे, वरना 1 रुपया फी फोन कॉल भी नया टैक्स है, 10 पैसे SMS पर है। यानी गरीब आदमी अब ना टेलीफोन कर सके ना टेक्स्ट कर सके। तो अब कुछ वजीरों ने ये भी कहना शुरू किया ये भी टैक्स हटा देंगे, तो फिर आपकी आमदन कहाँ जाएगी जिस पर आपने इन्हिसार किया था इन टैक्सेशन के जरिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कम से कम 30 रुपए का इजाफा करेंगे तो टैक्स की मद में जो रकम रखी है वो पूरी होगी। इसका जवाब देने वाला भी है। मशीनरी की इंपोर्ट पर बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की। ये बात करने वाले लोग मशीनरी पर 17% का टैक्स लगा दिया गया। यानी आपने इंडस्ट्री लगानी है तो 17% का टैक्स आपको इजाफी अदा करना पड़ेगा। इससे मुल्क में ग्रोथ आएगी। इसका मकसद क्या है? ये 17% क्या है? 17% ये है कि आपने अगले 3-4 साल में जो टैक्स देना था वो आप उस वक्त अदा ना करें, हमें आज अदा कर दें कि हमने अपने टैक्स के अहदाफ पूरे करने हैं। अगली हुकूमतें जाने, हमें वापस आना नहीं है, तो हम बजाय अगले 3 साल टैक्स देने के आपकी जेब आज काट लेंगे। इससे मुल्क के अंदर ग्रोथ आएगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। ये आज इस सारे निजाम की हकीकत है। आपने बार बार सुना होगा एक्सपोर्ट्स बड़े बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गया। वज़ीर खजाना कुछ कहता है, दूसरे वजीर कुछ कहते हैं, जो तजारत के वजीर हैं वो कहते हैं कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। और ये हकीकत है। 2020-21 की एक्सपोर्ट 2018 की एक्सपोर्ट से कम है। 3 साल इस हुकूमत के गुजरने के बाद, डॉलर को 35% कम करने के बाद आपकी एक्सपोर्ट में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ। ये आपकी कारकर्दगी है। वज़ीर तजारत आगे बताएं ना कि 2018 में क्या एक्सपोर्ट थी और आज 2021 में क्या एक्सपोर्ट आई है। हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है। जो झूठ मर्जी बोल दे, वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, वजीर झूठ बोलते हैं, बशीर झूठ बोलते हैं, कौमी असेंबली के फ्लोर पर आकर झूठ बोलते हैं। कोई शर्म महसूस नहीं करते, कोई आर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन झूठ पर मुल्क नहीं चलते, झूठ से गरीब का पेट नहीं भरता, झूठ से मुल्क के मसाइल नहीं हल होते। हमें बड़ा बताया जाता है जी वो ट्रेड डेफिसिट बड़ा कम हो गया। इस साल ट्रेड डेफिसिट क्या है ये बता देना। जब मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, सीपैक चल रहा था, 6% के करीब ग्रोथ थी, 35 अरब का ट्रेड डेफिसिट था। इस साल 30 अरब का है, मुल्क में हुआ ही कुछ नहीं है। तो जब मुल्क तरक्की कर रहा हो ट्रेड डेफिसिट होते हैं। आज आपके पास क्या कसूर है ट्रेड डेफिसिट का? फिर वज़ीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुए, फसल बहुत ज्यादा हो गई है,
एग्रीकल्चर ने बहुत तरक्की कर ली है। बम्पर क्रॉप का लफ्ज 4 दफा लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में सोना उगलती जमीनों के बावजूद हम आज नेट इंपोर्टर ऑफ फूड है, यानी हम मुल्क के अंदर खुर्द नोश की अशिया बरामद करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये कौन से बम्पर क्रॉप है? कॉटन 12 मिलियन बेल से 7 मिलियन बेल पे आ गई है। ये आपको वज़ीर खजाना नहीं बताएंगे, ये आपको मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बताएगा। जो मुल्क 15 मिलियन बेल तक प्रोड्यूस कर चुका था, 18 में 12 मिलियन बेल प्रोड्यूस किए, आज वो 7 मिलियन बेल पे कैसे पहुंचा है? ये बम्पर क्रॉप है। हमने 25 मिलियन टन वीट ग्रो की थी और एक्सपोर्ट की थी। 25 मिलियन टन, 2.5 करोड़ टन वीट प्रोड्यूस की, एक्सपोर्ट की। आज 27 मिलियन टन के दावे हैं और पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है। हकीकत क्या है ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क के अवाम आज भी 80-85 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। वो आटा जो 2018 में 35 रुपए का था, आज 80 रुपए से ऊपर है। ये आपका बम्पर क्रॉप है, ये आपकी हुकूमत की कामयाबी है। अब महंगाई की बात करते हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसको SPI कहते हैं, वो चीजें जो बराह रास्त गरीब आदमी को अफेक्ट करती है, 13% इजाफा। 13% जो खुर्द-ओ-नोश की अशिया है, फूड इन्फ्लेशन 15% से ज्यादा। इन दोनों चीजों का जिक्र आप वज़ीर खजाना की तकरीर में नहीं देखेंगे, और फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अगली दफा कोई और वज़ीर खजाना होगा, चौथा है भाजपा आ जाएगा, तो नई बातें शुरू कर देगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि वो इन्फ्लेशन जो 4% से कम होती थी, वो फूड इन्फ्लेशन जो 2% से कम होती थी, फूड इन्फ्लेशन खुर्द-ओ-नोश की अशिया 15% बढ़ चुकी है। आज हम 2 वक्त की रोटी की बात करते थे, आज गरीब आदमी 1 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है। ये इस मुल्क की हकीकत है। आप पढ़े नजर आके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाले क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, कि जो फूड की कंजम्पशन है वो कहाँ पहुंच गई है। आपको वज़ीर खजाना ने ये बताया अपनी तकरीर में कि 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे आ गए इस हुकूमत के दौर में। 3 साल में 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे आए हैं। आज सरकारी मुलाजिम जिसको आपने 13% और 15% फूड इन्फ्लेशन के दौरान मजमूई तौर पर 10% इजाफा दिया है 3 साल में, आज सरकारी मुलाजमों की बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे है। इस बात का एहसास वज़ीर आज़म साहब या उनके वज़ीर खजाना को है, उनको परवाह है इस बात की। हमें बजट में कहीं दिखाए ना आपने कीमतों को कम करने का कोई निज़ाम बनाया है, कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि हम किस तरह बिजली के बिल कम करेंगे, किस तरह गैस के बिल कम करेंगे, किस तरह आटे की कीमत कम करेंगे, किस तरह चीनी की कीमत कम करेंगे। तो चीनी पर तो टैक्स लग गया। वो हुकूमत जिसने 53 रुपए की चीनी 120 पे कर दी थी, आज सिर्फ उस पे भी उसने समझा कि ये काफी नहीं है, ये मुल्क के अवाम के साथ जुल्म काफी नहीं है, इस पर ही मजीद टैक्स लगा दो। तो ठोको ये है कि 5 से 10 रुपए चीनी की कीमत और बढ़ जाएगी हुकूमती टैक्स की वजह से।
اور صرف بات یہاں نہیں رکی، جو دودھ ہے، دودھ کا پاؤڈر ہے، اس پر بھی ٹیکس لگ گیا۔ ملک میں دودھ بھی مہنگا ہوگا، دودھ سے بننے والی ہر چیز مہنگی ہوگی، بچوں کے دودھ مہنگے ہوں گے، بچوں کی خوراک مہنگی ہوگی۔ کس لیے؟ کہ وزیر خزانہ اپنا ہدف پورا کر سکے۔ آج آپ عوام کے پیٹ کاٹ کر ایک ذیلی ہدف کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 2018 میں گھی اب سارے استعمال کرتے ہیں، میرا کوئی گھر پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو گھی استعمال نہیں کرتا۔ 2018 میں 1 کلو گھی پر 21 روپے کا ٹیکس تھا۔ 2018 میں 21 روپے تھا، آج عمران خان کے نئے پاکستان میں ریاست مدینہ میں 51 روپے ہے۔ یہ 30 اضافی روپے کلو ہر پاکستانی ادا کر رہا ہے، عمران خان کو، اس کے وزیر خزانہ کو۔ یہ بات لکھی ہے بجٹ کی تقریر میں، عوام کو بتائیں نا ذرا کہ آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آج اس ملک کے تلخ حقائق ہیں، بدقسمتی ہے۔ اور فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ بجٹ میں کچھ لوگوں کو فائدے بھی ہیں۔ فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ کنسٹرکشن مافیا کو۔ ایک اوپن اینڈڈ ایمنسٹی اسکیم ہے، آپ اس ملک میں ڈاکہ ڈالیں، کرپشن کریں، ٹیکس نہ ادا کریں، آپ کے پاس ہم نے ایک جگہ مہیا کر دی ہے پیسہ لگانے کی، جہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے۔ جو چیز مرضی خرید لے، نہ صرف آپ کو ایمنسٹی ہے، جو آگے خریدے گا اس کو بھی ایمنسٹی ہے، اور اس ایمنسٹی کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ کالے دھن والے لوگ تو آج مکان خرید رہے ہیں اپنے دھن کو سفید کرنے کے لیے، لیکن وہ غریب آدمی جو ٹیکس ادا کرتا ہے وہ آج گھر افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ راتیاں بیٹھے ہیں، کیا مکانوں کی قیمتیں کون سے باہر نہیں ہوں گی؟ جب کالا دھن اس کام میں آئے گا، پھر جو اس ملک کے وہ لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو حقیقی طور پر جن کو ضرورت ہے مکانات کی، جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ مکان دوں گا، آج وہ مکان لینے سے قاصر ہے۔ یہ آج حقیقت ہے اس بجٹ کی۔ پھر یہ بجٹ ہے، اس کو ہم اے ٹی ایم بجٹ کہتے ہیں۔ یہ اے ٹی ایم کو فائدہ دینے والا بجٹ ہے۔ جو اس حکومت نے اے ٹی ایم رکھے جن کے اخراجات پورے کرتے ہیں، جو کبھی دوائیاں چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی چینی کا ڈاکہ ڈالتے ہیں، کبھی گندم کا ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو اب جو کیپٹل گین ٹیکس تھا اسٹاک ٹریڈنگ پر، کیونکہ یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے، غریب آدمی اس میں اسٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کا ٹیکس ہم نے کم کر دیا ہے۔ یہ دوستوں یاروں کا بجٹ ہے، یہ اے ٹی ایم بجٹ ہے۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو فائدہ دینا ہے، غریب عوام کی قیمت پر، جو اس حکومت کو پیسے لگاتے ہیں۔ یہ آج اس بجٹ کی حقیقت ہے، اس کا جواب دیں نا۔ کون سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا اگر
स्टॉक ट्रेडिंग पर कैपिटल गेन टैक्स रिड्यूस कर दिया जाए। कैसे चीनी की कीमत में कमी होगी, आटे की कीमत में कमी होगी, बिजली के निर्ख नीचे जाएंगे, गैस के निर्ख नीचे जाएंगे, महंगाई में कमी होगी। इसका जवाब देना वज़ीर आज़म और इसके वज़ीर।